गुड मॉर्निंग। आज हम स्थायी बंदोबस्त के बारे में पढ़ेंगे। स्थायी बंदोबस्त जो व्यवस्था शुरू की गई थी उससे पूर्व जो है यहाँ पर क्या व्यवस्था थी, थोड़ा उसके बारे में बात करेंगे। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय जो काउंसिल के सदस्य थे फ्रांसिस, उन्होंने जमींदारों के साथ भूमि का स्थायी प्रबंध करने की वकालत की थी ताकि प्रणाली में स्थिरता आ सके। जब 1777 ईस्वी में 5 वर्षीय बंदोबस्त की अवधि समाप्त हुई, तब कंपनी के संचालकों ने काउंसिल द्वारा अंतिम निर्णय लेने तक 1 वर्षीय बंदोबस्त लागू करने को कहा था। इंग्लैंड में फ्रांसिस के मत को काफ़ी समर्थन प्राप्त हो रहा था। इधर भारत में गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा चेत सिंह के साथ किए गए दुर्व्यवहार के कारण बिहार के जमींदारों ने विद्रोह कर दिया था तथा इंग्लैंड में यह विचारधारा प्रबल हो रही थी कि जमींदारों के साथ सद्भावनापूर्ण व्यवहार करके उन्हें ब्रिटिश शासन के समर्थक वर्ग के रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। इन्हीं परिस्थितियों में 1786 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस जो हैं वो गवर्नर जनरल बनकर भारत आए। राजस्व व्यवस्था की प्रणाली पर नियमित विचार विमर्श आरंभ हुआ। इस विचार विमर्श के दौरान 2 प्रकार की विचारधाराएं जो थी वो सामने आई। पहली विचारधारा का प्रतिनिधित्व जेम्स ग्रांट कर रहे थे। जेम्स ग्रांट जो थे, इनका विचार था कि स्थायी व्यवस्था के स्थान पर कोई दीर्घ अवधि की व्यवस्था की जाए और राज्य को भूमि का स्वामी माना जाए, ताकि राज्य को यह अधिकार हो कि वह किसानों से किसी भी सीमा तक अपनी भू राजस्व की मांग को बढ़ा सके। दूसरी जो विचारधारा थी उसका नेतृत्व सर जॉन शॉर कर रहे थे, जिसने भू राजस्व व्यवस्था का व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त था। वे चाहते थे कि जमींदारों को ही भूमि का वास्तविक स्वामी माना जाए। वे भी कोई स्थायी प्रबंध करने के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि उनका विचार था कि राज्य में भू राजस्व वसूल करने वाला विभाग अभी अपरिपक्व है तथा भू राजस्व संबंधी जो सूचनाएं एकत्रित की गई हैं वे स्थायी प्रबंध के लिए अपर्याप्त हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस यद्यपि सर जॉन शॉर जो थे, इनके विचारों से सहमत थे। 1790 ईस्वी में उन्होंने जमींदारों के साथ 10 वर्षीय एक समझौता कर लिया तथा अपनी घोषणा में कहा कि इसे स्थायी भी किया जा सकता है। कंपनी के संचालक मंडल ने इस 10 वर्षीय समझौते का अनुमोदन करते हुए कहा कि यदि यह 10 वर्षीय समझौता सफल रहता है तो इसे स्थायी कर दिया जाएगा। 3 वर्ष के बाद बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष डुंडास ने इस समझौते को स्थायी करने का अनुरोध किया, किंतु सर जॉन शॉर स्थायी प्रबंध के पक्ष में नहीं थे। इसलिए डुंडास ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट के साथ विचार विमर्श करके पिट को स्थायी प्रबंध के लिए राजी कर लिया और इसके पश्चात पिट ने इसे स्थायी करने का आदेश दे दिया और 22 मार्च 1793 ईस्वी को कॉर्नवालिस ने इस प्रबंध को स्थायी करने की घोषणा कर दी। 1793 ईस्वी के स्थायी प्रबंध में जो व्यवस्थाएं की गई थी वो इस प्रकार से थी। पहली, जमींदारों को भूमि का वास्तविक स्वामी मान लिया गया, किंतु यह भी कहा गया कि यदि जमींदार नियमित रूप से लगान नहीं चुकाएंगे तो उनकी भूमि का कोई भाग उस भू राजस्व की वसूली के लिए राज्य बेच सकेगा। दूसरा, चूँकि राज्य भू राजस्व के अधिकार से मुक्त हो गया है, अतः जमींदारों से किसी अन्य कर का दावा नहीं किया जाएगा।
तीसरा, जमींदारों से जो राजस्व की दर निश्चित की गई वह 1765 की दर से दुगुनी थी, क्योंकि कंपनी का कहना था कि इस स्थायी प्रबंध के बाद यदि उत्पादन बढ़ता है और राज्य की समृद्धि होती है तो भी राज्य को इस दर में वृद्धि करने का अधिकार नहीं होगा। न्यायालय से स्वीकृति प्राप्त किए बिना इस दर में वृद्धि नहीं की जा सकेगी। चौथा, जमींदारों से समस्त न्यायिक अधिकार छीन लिए गए। जमींदार तथा उनकी रैयत के बीच संबंधों के बारे में जमींदारों को स्वतंत्र कर दिया गया, किंतु जमींदारों से कहा गया कि वे अपनी रैयत को पट्टे जारी करेंगे, जिससे जमींदारों और रैयत के बीच पारस्परिक संबंधों का उल्लेख होगा। यदि कोई जमींदार रैयत को दिए गए पट्टे का उल्लंघन करेगा तो उसकी रैयत को उसके विरुद्ध न्यायालय में जाने का अधिकार होगा। अब बात की जाए कि जो स्थायी भूप्रबंध था इसकी विशेषताएं क्या क्या थी। सरकार और जमींदार जो थे इनके हितों की तो रक्षा की, किंतु किसानों के हित जो थे इनकी पूर्ण रूप से उपेक्षा की गई। उन्हें जमींदारों की दया पर छोड़ दिया गया। कॉर्नवालिस ने भूमि को संपत्ति मानकर उसके स्वामी को बेचने, दान देने अथवा दूसरे को हस्तांतरित करने का अधिकार प्रदान कर दिया, और ऐसा करते समय सरकार से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक नहीं था। 1793 के पहले जमींदार को लगान वसूल करने का अधिकार अवश्य था, किंतु भूमि को संपत्ति नहीं माना गया था और इसलिए कोई भी जमींदार भूमि को ना तो बेच सकता था और ना ही दान दे सकता था और ना ही इसे हस्तांतरित कर सकता था। अब बात की जाए कि जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी इसमें क्या गुण थे और क्या दोष रहे इस व्यवस्था के अंतर्गत। तो अगर गुणों की बात की जाए तो पहला गुण इस व्यवस्था का ये था कि इस व्यवस्था के परिणाम स्वरूप राज्य की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई, क्योंकि जो भू राजस्व की दर निश्चित की गई थी वह 1765 की प्रचलित दर से लगभग दुगुनी थी। इस व्यवस्था से कि ये जो व्यवस्था लागू की गई थी इसके पूर्व बार बार भू राजस्व निर्धारण में सरकार को समय और धन की हानि उठानी पड़ रही थी, किंतु अब स्थायी व्यवस्था हो जाने की वजह से सरकार को समय और धन की हानि उठानी नहीं पड़ रही थी। इससे कंपनी की वार्षिक आय निश्चित हो गई, जिससे अब कंपनी को यह जानकारी हो गई कि कितनी वार्षिक आय किस समय प्राप्त होगी, और इसी आधार पर अब आर्थिक योजनाओं के निर्माण का कार्य सरल हो गया। जमींदारों के साथ समझौता करके अंग्रेजों ने एक ऐसे वर्ग का सृजन कर लिया जिस पर अपने अस्तित्व के लिए निर्भर रहा जा सकता था। इस प्रकार समाज में एक स्वामी भक्त वर्ग का निर्माण हुआ जो संकट के समय अंग्रेजों का पक्ष ग्रहण कर सकता था। इसके अतिरिक्त इस व्यवस्था के लागू होने से पूरे बंगाल में एक रूपता आ गई। जमींदारों से न्यायिक शक्तियां छीन लेने से दोहरा लाभ हुआ। पहला तो अब जमींदार कृषि पर अधिक ध्यान दे सकते थे, और दूसरी न्यायिक शक्तियां ऐसे लोगों को हस्तांतरित हो जाने से जो इस कार्य में प्रशिक्षित थे, न्यायिक कार्य में कार्यकुशलता की आशा की जा सकती थी। और ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी इसके अगर हम दोषों की बात करें तो हमारे देश में किसान ही भूमि का मालिक समझा जाता था और वह अपनी सुरक्षा के लिए राजा को कर देता था। स्थायी प्रबंध के अंतर्गत जमींदारों के साथ समझौता करके किसानों से भूमि का स्वामित्व छीन लिया गया। दूसरा, स्थायी बंदोबस्त में भू राजस्व की दर बहुत अधिक ऊंची निर्धारित की गई। जो जमींदार इस दर से लगान नहीं चुका सके उनकी भूमि राज्य के द्वारा बेच दी गई। आरंभ में कठिन परिश्रम करके जो राज्य की मांग के सामने टिक गए वे बाद में धीरे धीरे जमींदार धनवान होते चले गए तथा अपने गांवों को छोड़कर शहरों में बड़ी शान शौकत से रहने लगे। ऐसे जमींदारों ने रैयत से भू राजस्व वसूल करने के लिए अपने एजेंट नियुक्त किए जो गांवों में उप भूस्वामी बन गए। ये एजेंट किसानों से अधिक कर वसूल करने के लिए कानूनी और गैर कानूनी सभी तरह से किसानों का शोषण करने लग गए, जिससे किसानों की स्थिति दयनीय होती चली गई।
जमींदारों ने हर स्थान पर अपनी रैयत को पट्टे जारी नहीं किए और जहाँ पट्टे जारी किए उनका पूरी तरह से पालन नहीं किया गया। यद्यपि रैयत को जमींदारों के विरुद्ध न्यायालय में जाने का अधिकार था, किंतु ऐसा करने के लिए उसे साधन उपलब्ध नहीं कराए गए। भू राजस्व जो स्थायी तौर पर निश्चित कर देने से राज्य को होने वाली आय भी अब निश्चित हो गई। भूमि की पैदावार यदि 10 गुना भी बढ़ जाए तो भी इसका लाभ राज्य को नहीं मिल सकता था और ये व्यवस्था से राज्य के भावी लाभ पर प्रतिबंध लग गया। इस व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष यह था कि रैयत जो भूमि की वास्तविक मालिक थी उसे अपने ही घर में किराएदार बना दिया गया। ये जो व्यवस्था थी इसका किसानों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा। पहला, इस व्यवस्था में किसानों से भूमि का स्वामित्व छीन लिया गया। दूसरा, इस व्यवस्था में ऊपरी स्तर पर सामंतवाद तथा निम्न स्तर पर दास प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला। तीसरा, जिस समय स्थायी बंदोबस्त किया गया था उस समय भूमि की नाप ठीक से नहीं की गई थी। इस कारण भू राजस्व की दर जल्दबाजी में तय की गई थी। चौथा, सरकार ने यह निश्चित नहीं किया कि वे किसानों से कितना लगान लेंगे, अतः किसानों से अधिक लगान वसूल किया जाने लगा। पांचवा, किसानों के अधिकारों की रक्षा के संबंध में कोई समुचित व्यवस्था नहीं की गई। छठा, स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत लगान का भार किसानों पर इतना अधिक बढ़ गया कि उनको लगान देने के लिए नियमित रूप से ऋण लेना पड़ता था। अनेक बार लगान देने के बाद किसानों के पास अपने जीवन निर्वाह के लिए कुछ नहीं बचता था, इसीलिए उनको ऋण लेना अनिवार्य हो जाता था। सातवां, इस प्रकार कंपनी शासन के अंतर्गत उत्पन्न हुई जमींदारी व्यवस्था किसानों के शोषण का दोहरा कारण बन गई। एक और तो अत्यधिक लगान के रूप में और दूसरी ओर ऋण के रूप में दिए जाने वाले ब्याज के रूप में। थैंक यू।